रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ने लगी। एक हफ्ते में सूतर का रेट 5,000 रुपए फी बोरा तक जा पहुंचा। धागे की किल्लत से टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसी तौर पर एक्सपोर्ट की कमी का खदशा मजीद बढ़ रहा है। सनतकार परेशान है। धागे की किल्लत का मामला है। इससे पहले भी सनतकारों की जानिब से बारहा तहफ्फुजात का इजहार किया गया। आपको बताते चले, धागे की किल्लत बरकरार, रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ने लगी। एक हफ्ते में सूतर का रेट 5,000 रुपए फी बोरा तक जा पहुंचा। धागे की किल्लत से टेक्सटाइल सेक्टर खुसूसी तौर पर एक्सपोर्ट की कमी का खदशा मजीद बढ़ रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शहराज भट्ट से। जी शहराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कॉटन की शॉर्टेज को, रुई की शॉर्टेज को किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और इसके साथ साथ धागे की कीमतों को किस तरह से मुस्तहकम किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। ये काशिफ बताएगा, आलमी सतह पर देखा जाए तो इसको कॉटन की शॉर्टेज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि हम जो प्रोडक्शन में काफी कम रहे हैं कंपैरेटिवली, तो इसकी शॉर्टेज को किस तरह से पूरा किया जा सकता है और सूतर जो कि धागे की कीमत मुसलसल यौमिया बुनियादों पर बढ़ रही है, इसको किस तरह से मुस्तहकम किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि ऑलरेडी इस चीज़ का अंदेशा था पिछले कुछ महीनों से और पिछले जो टारगेट से, क्योंकि कॉटन रो एरियाज में मुसलसल कमी वाक़ हो रही थी और गवर्नमेंट से मुसलसल ये डिमांड थी कि खुदारा इस इशू को सीरियस लिया जाए ताकि हमें इन पे शॉर्टेज का सामना न करना पड़े। इस हुकूमत को जिस भी चीज़ का इसने लोगों ने आवाज उठाई है उसी के अंदर शॉर्टेज, जैसे कि गंदम में, जैसे कि चीनी है और अब कॉटन का क्राइसिस आ गया और हम इतने अनलकी साबित हो रहे हैं कि इस दफा कोरोना के बाद पाकिस्तान के ऊपर ह्यूज ऑर्डर्स का प्रेशर था और उस ह्यूज ऑर्डर में ये हुआ है कि अब हम कॉटन यार्न मिल्स के पास यार्न की बाइंग के लिए जाते हैं। अगर कस्टमर 30 दिन का ऑर्डर देता है तो यार्न मिल वाला हमें 60 दिन में यार्न की डिलीवरी का बताता है। और बहुत शुक्रिया शहराज भट्ट हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही चिन्योट में जलाने वाली लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। फी मन लकड़ियों का बंडल 600 रुपए तक पहुंच गया। 500 रुपए कमाने वाले दिहाड़ीदार मजदूर घर का चूल्हा जलाने के लिए शदीद परेशान। कहते हैं हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, इस मौके पर एलपीजी की बढ़ती कीमतों के साथ ही चिन्योट में जलाने वाली लकड़ियों के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। फीमन लकड़ियों का बंडल 600 रुपए तक जा पहुंचा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुल कदीर मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसका असर देखा जा सकता है कि एक आम मजदूर पर भी जो है वो पड़ चुका है। लकड़ियों की बात की जाए तो जलाने वाली लकड़ियों का फी बंडल जो पहले 500 रुपए का था अब 600 रुपए का हो गया है। इसके अलावा जो मिक्स बंडल है उसकी कीमतें जो है वो 450 से 500 रुपए हो गई है, जिसकी वजह से 500 रुपए कमाने वाला वो मजदूर जो कि अपने घर का चूल्हा जलाता था उसको भी अब जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से शहरी भी हमारे साथ मौजूद है जो कि लकड़ियों की खरीदारी के लिए टाल पर पहुंचे हैं। सर बताइएगा, एलपीजी की कीमतें काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, लकड़ियों के दाम भी जो है वो शहरियों की पहुंच से दूर है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी हुकूमत के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि गैस की कीमत कम करें। लकड़ियाँ बहुत महंगियाँ हो गई हैं, अगों सर्दी आ रही है फिर मजीद होर महंगियाँ होती हैं। गरीब बंदे हैं, मजदूरी जी करते हैं वो तो साड़ी पूरी नहीं पी होंगी। तो बार बार हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है कि गैस की कीमत जी है वो कम करें। हाँ बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। 500 से 600 रुपए कमाने वाला मजदूर जो है वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए काफी जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। इस वाले से जो शहरी है आपकी अपडेट की अब्दुल कदीर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद शहर की बेहतरी हो भी तो कैसे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जुलाई में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब से ज्यादा की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी, मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक टेंडरिंग का अमल शुरू ही ना हो सका। शहर के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद शहर की बेहतरी हो भी तो कैसे। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने जुलाई में तरक्याती कामों के लिए 1 अरब से ज्यादा की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सुस्ती सामने आई है कि यहाँ पर जो माह जुलाई में बाकायदा तौर पर फंड्स मंजूर किए गए थे, जिसमें बजट पास किया गया
2020-21 के लिए, तो उसमें 1 अरब से ज़ायद के लिए जो तरक्याती स्कीमें नई बनाई जानी थी, रोड्स बनाई जानी थी, पैच वर्क होना था, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए पैसे रखे जाते थे, तो वो 1 अरब से ज़ायद के रखे गए, जिसमें 5 करोड़ तो सिर्फ मशीनरी के लिए था जो न्यू लेनी थी। लेकिन बदकिस्मती ये हावी रही कि 3 माह गुजर चुके हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन अभी तक टेंडरिंग का प्रोसेस ही शुरू नहीं हो सका। अभी तक कोई लाएअमल ही नहीं बनाया जा सका कि फैसलाबाद शहर पर पैसे किस तरह से लगाने हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला हो, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मसला हो, स्ट्रीट लाइट्स का मसला हो, या सड़कों की टूट फूट हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें बदकिस्मती से मौजूद हैं। इन मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा, और इस सिलसिले में जो कॉरपोरेशन काम का कहना है कि जब तक पंजाब हुकूमत की जानिब से उन्हें कोई लाएअमल नहीं मिलेगा, तब तक वो ये भी नहीं बता सकते कि टेंडरिंग का प्रोसेस कब शुरू होगा, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। वाज़ेह रहे कि जब चीफ मिनिस्टर ने फैसलाबाद में विजिट किया तो उनकी जानिब से ज़ुबानी तौर पर यह पाबंदी हटाने का इंदिया दिया गया था, लेकिन इस बात को भी 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका और अभी तक इस सिलसिले में भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद दाऊदनगर वाटर डिस्पोजल से आलूदगी फैलने का मामला, महकमे माहौलियात ने शिकायत मौसूल होने पर आलूदगी फैलाने का इल्जाम दुरुस्त करार दे दिया। महकमे माहौलियात ने वासा के एनओसी मंसूख करते हुए वासा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। वासा से सुनवाई के लिए हुक्म दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद दाऊदनगर वाटर डिस्पोजल से आलूदगी फैलने का मामला। महकमा माहौलियात ने शिकायत मौसूल होने पर आलूदगी फैलाने का इल्जाम दुरुस्त करार दे दिया। महकमा माहौलियात ने वासा का एनओसी मनसूख करते हुए वासा को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, तफसीलात से आगाह करिए। जी बिल्कुल, ये वासा की जानिब से 2002 में एक छोटा डिस्पोजल स्टेशन जो था वो दाऊदनगर चौक में बनाया गया, जिसकी तोसी का काम जो था वो 2011 में शुरू हुआ। 12 में इसी मकसद के लिए वासा की जानिब से जगह भी खरीदी गई। 2015 में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। 2019 में ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल हुआ और उसे 2020 में इसको फंक्शनल किया गया। साथ ही मौजूद एक कॉन्वेंट स्कूल की जानिब से इस मामले के ऊपर शिकायत दर्ज करवाई गई कि यहाँ से बदबू और आलूदगी फैल रही है, जिस मामले के ऊपर असेंबली में सवाल भी पेश किया गया, जिसके ऊपर डायरेक्टर जनरल माहौलियात की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब की गई और रिपोर्ट में बताया गया कि जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस मामले को देखते हुए डिप्टी डायरेक्टर की जानिब से एमडी वासा को एक मुरासला भिजवाया गया, जिसमें यह कहा गया कि यहाँ पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, तहम जो ईपीए की जानिब से एनओसी जारी किया गया है उसको मनसूख किया जा सकता है। इससे बेहतर है कि आप अपने मामला जो है उनको दुरुस्त करें। लेकिन ताहाल इस मामले के ऊपर जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, जिस पर महकमा माहौलियात की जानिब से डायरेक्टर वासा को एक शोकज नोटिस भिजवा दिया गया है, जिसके तहत ना सिर्फ इनका लाइसेंस एनओसी जो है वो मुअत्तल किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ एनओसी को मनसूख करने के हवाले से भी जो है वो बात की जा रही है। इस हवाले से महकमा माहौलियात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस एनओसी के हसूल के लिए वासा की जानिब से दुरुस्त मालूमात नहीं फराहम की गई थी। इसके साथ साथ उसमें यह भी इंकशाफात हुए हैं कि जिस जगह पर इस वक्त वाटर डिस्पोजल मौजूद है वहां पर मामला यह था कि उसकी दुरुस्त निशानदही भी नहीं की गई, जिस पर महकमा माहौलियात की जानिब से जो एनओसी दिया गया है उसे नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। तम फिल वक्त जो है वो मामला डायरेक्टर जनरल के पास है। इस हवाले से एक सुनवाई भी आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर हो सकती है, लेकिन अगर मजबूरी तौर पर सूरत हाल देखी जाए तो वहां पर दाऊ चौक में अंदर जो इस वक्त मेरे अकम में मौजूद है, इस की वजह से माहौल में आलूदगी फैल रही है। वासा इंतजामिया की जानिब से इसको बेहतर बनाने के लिए और आलूदगी को कम करने के लिए भी मौसर इक़दामात मौजूद नहीं। दूसरी जानिब जो स्कूल इंतजामिया है उनका ये कहना है कि इस डिस्पोजल स्टेशन को फौरी यहाँ पर हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पर मजबूरी तौर पर 1500 से ज़ायद बच्चे जो है वो इस स्कूल के अंदर ज़ेरे तालीम हैं और इस मामले को अगर संजीदगी से नहीं देखा जाता तो आला जो अरबाब इख्तियार है उनकी जानिब भी रुजू किया जा सकता है। जी रमजान मिर्जा, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रमजान मिर्जा इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। दाऊदनगर डिस्पोजल किससे मुतालिक आलूदगी फैलने का यह मामला है और शिकायत सामने आ रही है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात ने क्या कहा, उनका मौक़िफ़ क्या है, मुलाहिजा कीजिए।
दो चौक वासा का डिस्पोजल स्टेशन ऑपरेशनल है, चल रहा है। इसको कोई 9 डिफरेंट रहायशी कॉलोनियाँ, सईद कॉलोनी, किनार रोड से लेके दाऊद कॉलोनी तक तमाम का ये डिस्पोजल स्टेशन है। ये 2004 से पहले से ऑपरेशनल पुराना छोटी कैपेसिटी का था। इसकी कैपेसिटी उन्होंने एनहांस की है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा की है। वेस्ट वाटर डिस्पोजल नो डाउट इज़ एनवायरमेंट फेवरिंग एक्टिविटी, वेस्ट वाटर डिस्पोजल होनी चाहिए। तो दो चौक के हवाले से इसके पड़ोसी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल की कंप्लेंट है कि यहाँ पे उनका डिस्पोजल स्टेशन, पुराना डिस्पोजल स्टेशन जो कि उनके स्कूल से 200 फुट दूर मशरकी साइड पे है, उसका बैड स्मेल का इशू है, वो उससे पहले ही एलर्जिक थे। अब नया स्टेशन उन्होंने बिल्कुल स्कूल की दीवार से मोहलिक मगरबी साइड पे लगा दिया है, ऑपरेशनल कर दिया है। कंप्लेंट पे डिपार्टमेंट से वासा को शो काज नोटिस इशू हो गया है। फैसलाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चढ़ावाला में अशिया की खरीदारी के दौरान पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। मास्क, अद्वियात, क्रीम और इंजेक्शंस वगैरह रजिस्टर्ड कंपनियां गैर मियारी महंगे दामों खरीदने पर इंक्वायरी कमेटी ने प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर को फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी मेंबर्स को नाअहली पर शोकाज और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर रिकवरी डालने की सिफारिश करते हुए सीईओ हेल्थ को रिपोर्ट भिजवा दी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं। जी अज़ादार, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से गैर मियारी अद्वियात खरीदने का इंकशाफ हुआ है। पेपरा कवानीन की जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अद्वियात खरीदी गई, जिसमें इंजेक्शन शामिल हैं, इसके अलावा क्रीम शामिल है, दीगर अद्वियात शामिल है, उसके अलावा मास्क शामिल हैं जो कि 4 बार मुख्तलिफ इनवाइस के जरिए जो थे वो तकरीबन 92,000 रुपये के मालिये से खरीदे गया है। और इस सिलसिले में जो इंक्वायरी टीम थी उनकी जानिब से रिपोर्ट सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को पेश की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर क्या क्या गया। देखें, जून की जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो उसमें हम एक फिजिकल वेरिफिकेशन कमेटी नॉमिनेट करते हैं जो जाके ऑन ग्राउंड देखती है कि जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने क्या क्या परचेज़ किया और उनकी रेट्स जो हैं वो मार्केट के कंपेरेबल हैं कि नहीं। जब THQ जड़ावाला का विज़िट किया गया तो जो हमारी इंक्वायरी कमेटी मैंने डिप्यूट की, उसमें रेट्स की वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी। कोविड सिनेरियो में मैक्सिमम गवर्नमेंट ने जो हमें एक स्पेस दी थी वो मास्क जो है 10 से 15 रुपए तक का ख़रीद सकते हैं, जिसमें यह था कि 10 रुपए वाला भी ठीक है, 15 वाला भी ठीक है, लेकिन उन्होंने 25 रुपए का ख़रीदा है। इसी तरह कुछ और आइटम्स में रेट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशन थी। और जून में मैक्सिमम परचेज जो हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं, उसको मज़ीद इंक्वायरी, एक रेगुलर इंक्वायरी हम करवा रहे हैं ताकि सारी जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं वो सरफेस पे आ सकें और अकॉर्डिंगली जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। गैर मियारी अद्वियात से मरीजों को नुकसान भी पहुंचता है, तो इस सिलसिले में देखिए उसमें कंपनियां 2 तरह की हैं, एक नेशनल्स हैं और एक मल्टीनेशनल्स हैं। जो नेशनल्स हैं जाहिर है उनका मल्टीनेशनल के कंपेरेबल तो मेयार नहीं होता, लेकिन कंसर्न ये होता है कि उनकी प्राइस भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपने नेशनल परचेज करनी है तो एक नेशनल कंपनी वाला एक चीज़ 10 रुपए की दे रहा है, दूसरी 30 की दे रहा है, तो आप 10 रुपए वाली खरीदें। जी बिल्कुल, इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को, तो उसे मजीद जो है वेरीफाई किया जा रहा है, जिसके बाद जो अज़ादार हुसैन आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। झंग का रुख करेंगे। खबर यह है कि झंग के DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी की जगह कम पड़ गई। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर मेडिकल इमरजेंसी की तौसी का फैसला कर लिया गया। मेडिकल इमरजेंसी में बेड्स का भी इजाफा किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, झंग की DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी की जगह कम पड़ गई। मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर मेडिकल इमरजेंसी की तौसी का फैसला कर लिया गया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर हसन नकवी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल झंग की मेडिकल एमरजेंसी में मरीजों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए इसकी तौसीह का फैसला किया गया। इस हवाले से DHQ अस्पताल झंग की इंतजामिया ने प्रपोजल जो है हुकूमत पंजाब को भिजवा दी है। बिलाशुबा इस मेडिकल एमरजेंसी की तौसीह के बाद मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। इस हवाले से MS DHQ अस्पताल डॉक्टर इट्ज़ा शाह हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि तौसीह किस तरह होगी, इससे पब्लिक को फ़ायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झंग कदीम तरीन ज़िला है और बहुत बड़ी आबादी पे मुश्तमिल है। यहाँ पे वाहिद जो मेडिकल एमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है वो आबादी के हिसाब से गुंजाइश में कम है,
तो इसी के ज़ेर नज़र ये फैसला किया जाए कि इसकी एक्सटेंशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो उसके लिए हमने बाकायदा एक डबल स्टोरी बिल्डिंग का प्लान करके गवर्नमेंट को भिजवा दिया है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला बेड कैपेसिटी भी हम इंक्रीज़ करेंगे और डॉक्टर सीट भी इंक्रीज़ करेंगे ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। अभी मेडिकल एमरजेंसी में कितने बेड्स हैं और आने वाले जो मरीज हैं कितनी तादाद है उनकी? डेली तकरीबन कोई 3000 के करीब लोग यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और वो पिछले दिनों में बल्कि हमने इमरजेंसी के बेड्स एक्सटेंड किए थे, तो बेड एक्सटेंशन जी एक्स्ट्रा बेड लगवाए थे ताकि जहाँ पे तादाद को इजीली उनको डील किया जा सके। लेकिन अभी भी हमें फील होता है कि वो तादाद इस हिसाब से बेड्स की मुनासिब नहीं है कि एक बहुत बड़ी आबादी को डील किया जा सके। या तो इस ज़िला में एक और हॉस्पिटल की गुंजाइश मौजूद है, अदरवाइज़ ये लाजमन हमें एमरजेंसी एक्सटेंड करना पड़ेगी। अच्छा, बिल्कुल तकरीबन 3000 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो रोज़ाना DHQ अस्पताल का रुख करते हैं, बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियत उनको फराहम की जाती हैं। तमाम ये अच्छा फैसला है कि अगर मेडिकल एमरजेंसी की तोसी की जाती है तो इससे मुश्किल जो मरीज़ हैं उनकी मुश्किलात कम होंगी। मेडिकल एमरजेंसी की तोसी के बाद इसमें बेड्स का भी इजाफा किया जाएगा। तमाम शहरियों की जानिब से भी हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इस आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने CEO फेस्को शफीकुल हसन के हक में लाहौर हाईकोर्ट का बुरी हुक्म कालअदम करार देने के लिए दायर वजारत तवानाई पावर डिवीजन की अपील खारिज कर दी और बुरी हुक्मनामे के मरहले पर मुदाखलत नहीं कर सकते। लाहौर हाईकोर्ट को अगले हफ्ते तक केस का फैसला करने की हिदायत की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फेस्को की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं कि CEO या अफसरान के तकर्रुर और तबादला हमारा इख्तियार है, ये मुवक्कफ है वजारत तवानाई का। सुप्रीम कोर्ट ने CEO फेस्को शफीकुल हसन के हक में लाहौर हाईकोर्ट का बुरी हुक्मनामा सामने। इसी पर बात करेंगे। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, यह मामला है, समातों पे समातें हो रही है, आज भी अहम समात हुई, क्या कहेंगे आप? समात तो लाहौर हाईकोर्ट में हुई थी और उन्होंने फैसला दिया था शफीकुल हसन के हक में। तो आज उस फैसले के खिलाफ जो बुरी हुक्म CEO फेस्को शफीकुल हसन के हक में था लाहौर हाईकोर्ट का, उसके खिलाफ वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने अपील कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि वो अबूरी जो हुक्म इम्तनाई है वो खारिज किया जाए। और ये भी कहा कि किसी अफसर को लगाना या उसका ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी है मामला, वो सारे इख्तियार में है वजारत तवानाई डिवीजन के, पावर डिवीजन के, इसलिए इसमें ये कोई मुदाखलत नहीं है। और उन्होंने सियासी मुदाखलत को भी जो इल्ज़ाम था वो भी उसको तस्लीम नहीं किया और ये अपील की कि जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है उसे कालअदम करार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी अबूरी हुक्म इम्तनाई जारी किया है लाहौर हाईकोर्ट ने, इस मसले पर हम मुदाखलत नहीं कर सकते। और ये कहते हुए अपील खारिज कर दी वजारत तवानाई पावर डिवीजन की। ताहम लाहौर हाईकोर्ट को हदायत की कि एक हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करें इस केस का। इस केस में हुआ ये था कि बाद अरकान असम्बली की मुदाखलत पर जब एक करप्ट SDO को बहाल करने से इनकार किया था CEO फेस्को शफीकुल हसन ने, तो वजारत को कहकर वजारत तवानाई पर दबाव डालकर MNAs ने तबादला करवा दिया था। और उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था शफीकुल हसन ने और अदालत आलिया के चीफ जस्टिस ने उनके हक में हुक्म जारी कर दिया था और कहा था कि ये जब तक फैसला नहीं होता तब तक CEO फेस्को के तौर पर शफीकुल हसन काम करते रहेंगे। इस अबूरी हुक्म के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि जो पहले से इस दौरान मुतय्यन किए गए थे CEO फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइच, वो भी बैठे हुए थे और CEO फेस्को अरशद वड़ाइच के साथ साथ शफीकुल हसन वो अबूरी हुक्म इम्तनाई के तहत CEO फेस्को के तौर पर खिदमात पर अंजाम दे रहे थे। तो एक ऐसी सूरत हाल थी फेस्को में और अब भी बरकरार है जिसमें दो चीफ काम कर रहे हैं और वजारत। जी डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। के तौर पर काम करते हैं, मगर इन महकमों की जानिब से शहरियों से टैक्स वसूली के बावजूद FPR को ताहाल जमा नहीं करवाया जा सका है, जिस पर FPR हुक्म। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए उमैर अजमत।
आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद के सरकारी स्कूल डे केयर की सहूलत से महरूम। फीमेल स्कूल टीचर्स अपने छोटे बच्चों को अपने साथ स्कूल लाने पर गैर एलानिया पाबंदी। किसी फीमेल टीचर ने अपने छोटे बच्चे को साथ स्कूल लाना है तो अपने बच्चे के लिए आया का भी इंतजाम करना होगा, स्कूल औकातकार के दौरान बच्चे को संभालने के लिए। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से खवातीन के हवाले से जो कानून साजी की गई है उसमें यह कहा गया था कि जितने भी ऐसे इदारे हैं जहां पर विमेन वर्कर मौजूद हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए उनके बच्चों के हवाले से, और अगर ऐसे बच्चे उनके हैं जो फीडिंग एज के हैं उनको डे केयर सेंटर की सहूलत फराहम की जाए इदारे की तरफ से। लेकिन महकमा तालीम की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के जितने भी स्कूल हैं वहां पर फीमेल के लिए ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। फीमेल टीचर्स जो कि अपने बच्चों को स्कूल साथ लाना चाहती हैं और वो छोटी एज के हैं, घर में भी कोई नहीं उनको देखभाल करने वाला, तो उनके लिए खासी परेशानी है। और इस हवाले से उनको कहा जाता है कि अगर तो आपने बच्चे को स्कूल लाना है तो इसके लिए आपको एक आया का बंदोबस्त खुद अपनी जेब से करना होगा, अदरवाइज आप बच्चे को घर छोड़कर आए। इस हवाले से टीचर्स को किन मसाइल का सामना है, किन मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ कुछ टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से क्या फैसिलिटेशन है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों को साथ लाने के हवाले से, और अगर आप पर पाबंदी लगाई जाती है कि बच्चों को स्कूल ना लेकर आएं तो इस हवाले से किन मुश्किलात का सामना रहता है। सर, जब यह ऑर्डर आया था कि डे केयर सेंटर बनाए जाए तो हमारे स्कूल में हमने उसको अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से यानी कि एक कमरे को डे केयर सेंटर में चेंज कर लिया था। फिर हम लोगों ने आया भी अपनी यानी कि जेब से पे करते थे उसको भी, लेकिन उसमें फिर ये मसला आ जाता था कि पहले तो आया ढूंढे कहाँ से, और फिर भरोसे के काबिल भी नहीं होती, वो बच्चों को सही तरह से ट्रीट नहीं करती हैं। और कुछ ये भी होता था कि हम जितने उनको चार्जेस देते हैं वो उनके यानी कि म्यार के मुताबिक नहीं होते थे, वो कहते थे कि हमें भाई चार्जेस ज़्यादा किए जाएँ। तो आप लोगों को भी पता है कि हर जो इंसान है जो जॉब करने वाला उसकी जो अर्निंग है तो वो सिर्फ ये तो नहीं कि उसने इधर आके वो खर्च कर लेनी है, उसका वो एक सेटअप होता है। दूसरा ये होता है कि आप जैसे सेटअप होता है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चलिए से आपको अपडेट करें। किसानों के लिए खबर यह कि अब होंगे धान के मुड्डों और फसल की दीगर बाकियात को आग लगाने पर कार्रवाई। ज़राई माहिर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन हबीब अनवर ने धान की फसल का जायजा लिया। वो कहते हैं हुकूमत पंजाब ने धान के मुड्डों और फसल की बाकियात को आग लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। भर में धान की फसल जो है वो 1,16,000 एकड़ रकबा पर काश्त जो है वो की गई है, जिसमें बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि उसकी बर्दाश्त का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन हबीब अनवर की जानिब से फसल का जायजा लिया गया। इसी सिलसिले में उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक तो फसल की क्या सूरत हाल है, दूसरा जो हुकूमत की जानिब से आग लगाने पर पाबंदी आयद की गई है उस हवाले से क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिटी 41 टीम। मैं इस वाले से अर्ज़ करूंगा कि धान की जो मोटी अक़साम है वो तकरीबन पक चुकी हैं और उनकी जो बर्दाश्त का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। और इस हवाले से मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जो धान के मुड्डों को आग हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि आग लगाने से जो है एक तो नामियादी मादा जो है वह जल जाता है और दूसरा जो है जो आग लगाने से जो है धुआं उठता है वो स्मोक का बायस बनता है। इससे मुख्तलिफ किस्म की सांस की बीमारियाँ फैलती हैं और फ़ज़ाई आलूदगी का भी बायस बनता है, जिससे ट्रैफिक हादसा भी होते हैं। और इसके अलावा अगर इसको जो ज़मीन जो इसके धान के मुड हैं इनको अगर रूटावेट करके या चॉप करके इनको ज़मीन में मिक्स कर दिया जाए और उसके बाद आधी बोरी यूरिया का छट्टा करके पानी लगा दिया जाए तो इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में भी इजाफा होगा और स्मोक की नुकसान। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग की आवाम गैर संजीदगी से बाज न आई। एक माह में 12,000 से जायद 1122 इमरजेंसी नंबर पर रॉन्ग कॉल्स कर दी। वकार घुमन अपडेट करेंगे। रेस्क्यू 1122 टोबा टेक सिंह की माह सितंबर की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी की गई है और ख़ास तौर पे इसमें सबसे हैरान कुन बात यह है कि टोबा टेक सिंह की आवाम गैर संजीदगी से बाज नहीं आ रही। रेस्क्यू 1122 पर 12,000 से जायद जो है रॉन्ग कॉल्स की गई हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस भी मुतासिर होते हैं और 15,000 टोटल कॉल्स में से 12,000 रॉन्ग कॉल्स हैं। इसी पर हम मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ इमरजेंसी ऑफिसर बशारत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, माह सितंबर में रेस्क्यू 1122 की क्या कारकर्दगी रही है और ख़ास तौर पे जो रॉन्ग कॉल्स हैं इसकी वजह से आपके ऑपरेशंस किस हद तक मुतासिर होते हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे रॉन्ग कॉल्स के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 15,000 के राउंड बोर्ड कॉल्स टोटल मौसूल हुई हैं रेस्क्यू 122 को माह सितंबर में टोबा टेक्सिंग में, उनमें से सिर्फ
1500 के जो करीब कॉल थे, जो एमरजेंसी की कॉल थी, उनमें मुख्तलिफ रोड ट्रैफिक हादसा, मेडिकल की एमरजेंसी, ये सारे मिल मिला के 1500 करोड़ बनती है। और बाकी जो 12,000 के करीब थे वो सारी डिस्टर्बिंग कॉल थी। उसमें ये पूछते हैं कि जी टाइम बता दें, सिम का नंबर बता दें, हमें लोड करवाना नंबर जा नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो बहसीत कौम एक गैर संजीदगी का मामला है, इसमें मैं बात ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। गुर्जा गुड्डा खाना चौक से अनारकली चौक तक सड़क अरसा दराज से खस्ताहाली का शिकार है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा फरहान अली से। जी फरहान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त अनारकली चौक में मौजूद हूँ। गट्टाखाना चौक से अनारकली चौक तक की ये जो सड़क है तबाह हाल हो चुकी है। खस्ताहाली के बावजूद भी इंतजामिया और अफसराने वाला, इसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, इसकी तबाह हाली को देखने के बावजूद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई भी इकदाम करने से कासिर हैं। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि कब से ये सड़क खराब है। मुझे बताएं, ये कब से सड़क की यही हालत है, उसकी वजह से क्या क्या मसाइल है जिनका सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी अर्सा से ये सड़क खराब है और टूट फूट का शिकार हो सकती है। अब तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खंडर हो, और इस तरह हादसा भी होते रहते हैं। और इंतजामिया को चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सड़क को बनाए। ये वाली सड़क मेन सड़क है, इससे हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है। चाहिए कि इसे सड़क को अच्छी तरह दोबारा तामीर किया जाए। बहुत शुक्रिया फरहान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और SOP चेक के इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिनौट मोहम्मद रियाज ने जो है तालीमी इदारों के क्लासरूम्स में गए और तुलबा के दरमियान जो है समाजी फासला के उन्होंने कहा कि तमाम जो तुलबा हैं वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो फासला रखें और कोशिश करें कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो घरों से निकलते हुए तालीमी इदारों में मौजूद हों, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ बच्चों को ये कहा कि वो भी अपने बहन भाइयों का ख्याल। उन्होंने कहा कि इसके ज़रूरी है कि जो हालात हैं, उन्होंने कहा कि इसके ज़रूरी है कि तमाम जो तुलबा हैं वो भी साथ दें। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि वो इस मौके पर ख्याल रखें। कहा कि इसलिए बहुत शुक्रिया नानाज़र नूर, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हुंशा ने अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का दौरा किया। अस्पताल में वार्ड्स में सफाई सुथरा के नाकिस तरीन इंतजामात पर अस्पताल इंतजामिया पर बरस पड़े और शदीद बरहमी का इजहार किया। रिजवान खान अपडेट करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इरफान हंजरा आजकल जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का जो दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। इसी सिलसिला में उन्होंने जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया का दौरा किया तो वार्ड में सफाई के नाकस इंतजामात पर जो उन्होंने शदीद इस भरमी का इजहार किया। इस मौका पर उनका कहना था कि वार्ड में जितने भी जो अमला तैनात किया गया उनकी जो कारकर्दगी वो सिफर है, जिस पर जो उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को कहा कि आइंदा अगर सफाई के नाकस इंतजामात पाए गए तो उनके खिलाफ जो शदीद किस्म जो कार्रवाई अमल में लाएगी। साथ साथ उनका कहना था कि जितने भी मरीज जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में लाए जाते हैं उनके साथ बेहतरीन रवैया इख्तियार किया जाए और तमाम मरीजों को जो है बर वक्त जो है इलाज मुआवजा उनका किया जाए। ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया रिजवान। भवाना का रुख करेंगे। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल सत्तार की रिटायरमेंट के मौके पर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा फखर दीवान से। जी फखर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल सत्तार की रिटायरमेंट के मौका पर म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस भवाना में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अलविदाई तकरीब में खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम सिजाद भट्टी ने की, जबकि उनके साथ म्यूनिसिपल कमेटी अमला, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौका पर रिटायर होने वाले सीईओ अब्दुल सत्तार को फूलों के हार पहनाए गए और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। इस मौका पर सीईओ अब्दुल सत्तार का ये कहना है कि भवाना तैनाती के दौरान उनका तजर्बा काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने दिन रात मेहनत करके महदूद मसाइल में भवाना के जो मसाइल हैं उनको हल करने की जो है वो भरपूर कोशिश की है। और उनका ये कहना है कि भवाना का देरीना मसला सीवरेज और पानी की निकासी का था, जिसके लिए उन्होंने इसके काम की खुद निगरानी की है और वो कहते हैं कि वो शुक्रिया अदा करते हैं भवाना की शहरियों का कि जिन्होंने उनकी तैनाती। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताया पीर महल दौरा जदीद में भी किताब का पढ़ने वाले मौजूद हैं। रज़ा फारूक लाइब्रेरी में भी किताब को पढ़ने वालों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। नैयर शिरासी अपडेट करेंगे। बिल्कुल, दौरे जदीद में भी जो है किताबों से इल्म की रोशनी हासिल करने वालों की चाहत कम नहीं हुई। रज़ा फारूक लाइब्रेरी जो कि एक इल्मी ख़जाना है, यहाँ पर जो पीरमल से जो मुनावर लोग हैं, जो तारीख से वाबस्ता हैं, तारीख को पढ़ना जानते हैं, तारीख से मालूमात लेना जानते हैं, वो आते हैं और किताबें पढ़ते हैं। आज भी जो पीरमल की दो नामवर शख्सियत हैं हमारे साथ, उन्होंने यहाँ पर पीरमल रज़ा फारूक लाइब्रेरी का विजिट किया है, जिनमें सैयद मंजर अब्बास शाह साबिक मेंबर जिला कौंसल और सैयद मोहसिन अली शाह साबका चेयरमैन संदीलिया वाली हैं। पहले तो हम सैयद मोहसिन अली शाह से पूछेंगे कि वो अपने ख्यालात का क्या इजहार करेंगे। जी शाह साहब बताइएगा। जी, मैं समझता हूँ कि पीरमल जैसे शहर में
ये लाइब्रेरी किसी नेमत से कम नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी किताबें हैं और तारीख़ की, इल्म अदब की बहुत आला किताबें हैं, बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है। और भी होना चाहिए, इसमें और भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए किताबों की। ये बहुत इल्म की प्यास बुझाने वालों की बहुत खिदमत सर अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है, जिस तरह आपने सुना है कि यहाँ इल्मी खजाना बहुत है, मजीद भी किताबें होनी चाहिए। तो हमारे साथ सैयद मंजर अब्बास शाह मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो अपने ख्यालात का किस तरह इजहार करते हैं। जी शाह साहब बताइएगा। कोई भी कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती और अच्छी लाइब्रेरियाँ जो हैं ये मुल्क व कौम के बहुत बड़ा सरमाया है। यहाँ से जो लोग आते हैं और इनकी अपडेट करने के लिए नैयर शुक्रिया आपका। बारह बजे की न्यूज बुलेटिन में आपने हम खबरें और रिपोर्ट्स जानी। इसी के साथ ही 12 बजे की न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद